बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 59 की पार्ट 1 की वीडियो को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑल द बुक के अंदर बिल्कुल एंड में डाला हुआ इन्होंने, लेकिन अगर आप रियलाइज करो तो पूरे सिस्टम की फार्माकोलॉजी है, जीआईटी की फार्माकोलॉजी सिर्फ एक चैप्टर के अंदर उन्होंने समराइज की हुई है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही समराइज चैप्टर है ये, ठीक। उन्होंने बताया हुआ है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव जारी बात आपको पता है, इसी तरह एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शन है। तो सारे फंक्शंस की बीमारियों के लिए कोई ना कोई ड्रग्स होते हैं हमारे पास, तो वो सारे ड्रग्स हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस टेबल से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म का चैप्टर है ये। मेरे ख्याल से एक ज़्यादा चैप्टर होने चाहिए थे। तो ये ना थोड़ा सा इंसान को एक धोखा होता है कि मतलब अगर जीआईटी की फार्मूला है तो बंदा कहता है यार जीआईटी का तो एक ही चैप्टर है, वो तो आराम से हो जाएगा। माना कि एक ही चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक्स अगर आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये देखें, ड्रग्स विद एंटीबायोटिक एक्शन, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरा एक टॉपिक है जो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही समराइज कुछ किया हुआ है, ठीक है। लेक्सेटिव्स के लिए एक सिर्फ टेबल दिया हुआ है उन्होंने, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कुछ ज़्यादा उन्होंने समराइज किया हुआ है। उसकी एक वजह उन्होंने ये भी कही है कि इसके अंदर यूज़ होने वाले अक्सर जो ड्रग्स हैं वो कह रहे हैं कि पहले कुछ चैप्टर्स में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आपने जीआईटी का मॉड्यूल का पेपर देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे सारा आपको याद हो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम इंशाल्लाह पीछे की बातें भी डिस्कस करते चले जाएंगे, और इसके अंदर जो चीज़ें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की वीडियो में हमने जिन डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है वो है हमारे पास एसिड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब स्टमक के अंदर नॉर्मली भी एसिड होता ही है, लेकिन एसिड अगर ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें होता ही है कि ये अगर आपके पास इसोफेगस है और ये स्टमक है, ज़रा बुरी सी डायग्राम है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो आपके पास स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसके ये थोड़ा मसला हो, या फिर स्टमक के अंदर इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो, या पेट इतना ज़्यादा भरा हो कि यहाँ से एसिड ऊपर जाए, तो जो आपका स्टमक है ना, उसकी वॉल्स के पास तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि स्टमक का एसिड वॉल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वरना अगर देखा जाए तो स्टमक की अंदर पेप्सिन रिलीज होता है, जो कि बहुत एसिड है, पीएच उसकी 2 के करीब है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो स्टमक की वॉल को तो वैसे ही गल जाना चाहिए, लेकिन इधर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। अलबत्ता ये एसिड अगर ऊपर चला गया तो एसोफेगस के पास उतना अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, कि ऊपर चला गया एसिड, ठीक है। तो गर्ड हम कहते हैं इसको। उसके अलावा यहीं पे रह के अगर एसिड बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो वो इस प्रोटेक्टिव लेयर को आर पार करना शुरू हो जाता है, और आपके पास पेप्टिक अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो एसिड पेप्टिक अल्सर्स स्टमक के अंदर भी होते हैं, ड्यूडेनम के अंदर भी हो सकते हैं। तो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस रिलेटेड इंजरी, ये सारे कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम इस पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब एक बात वैसे सोचो कि अगर किसी यहाँ पे एसिड ज़्यादा हो गया है तो किस तरह के ड्रग्स होने चाहिए। हम एसिडिटी को कम करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन से ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं। देखो, नंबर 1, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो एल्कली दे दो, ताकि वो एसिड जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो यही वाला काम करते हैं हमारे पास ड्रग्स जिनका नाम है एंटासिड्स, जो कि वीक बेसिस होती हैं। सही होगी बात। दूसरा हम काम ये कर सकते हैं कि अगर एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कोई ऐसे ड्रग्स दें जो एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दें, ठीक है। तो हम एसिड की प्रोडक्शन ही कम कर सकते हैं। यह वाला काम करने के लिए हमारे पास एक होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और दूसरे होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये 2 ड्रग ग्रुप्स होते हैं जो कि एसिड की प्रोडक्शन को ही कम कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक और काम भी किया जाता है, अगर एसिड बहुत ज़्यादा हुआ है तो हम कोई ऐसे ड्रग्स दें जो स्टमक की प्रोटेक्शन को मज़ीद बढ़ा दे, स्टमक को प्रोटेक्टेड रखे, ताकि एसिड असरअंदाज ना कर पाए, ठीक है। तो हम प्रोटेक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यही वाला काम करता है हमारे पास सुक्रलफेट, और यही वाला काम करता है हमारे पास बिस्मथ सब सैलिसाइलेट। सही होगी बात। उसके अलावा एक और ड्रग यहाँ पे मिसोप्रोस्टोल में डिस्कस किया हुआ है, जो कि मल्टीपल इफेक्ट्स रखता है। और एक और जो हम यहाँ पे ड्रग्स को स्टडी करेंगे वो बेसिकली एसिडिटी से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बेसिक अल्सर से रिलेटेड ज़रूर है। वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। उसकी वजह यह है कि अगर किसी इंसान को अल्सर्स हैं तो अल्सर्स की या गैस्ट्रिक अल्सर्स की 2 मेन कॉज होती हैं। पहला कॉज होता है एनसेड्स। एनसेड्स गोलियां ज़्यादा खाने की वजह से अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गोलियां खाने की वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये तबाह होना शुरू हो जाती है, और ऐसा ऐसा अल्सर। और दूसरा कॉज होता है इन्फेक्शन बाय एच पाइलोरी। बहुत बड़ा कॉज है ये एच पाइलोरी। सही होगी बात। तो जाहिर सी बात है, एनसेड्स के लिए तो सोनली हम लोग प्रोटेक्शन को बढ़ाएंगे, एसिड को कम करेंगे, बाकी सारी चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर
एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी काम कर रहा है तो हम कहते हैं इन्फेक्शन, मतलब एसिड को कम करो, प्रोटेक्शन को बढ़ाओ, इन चीज़ों के साथ साथ एंटीबायोटिक दे के इस बैक्टीरिया को मारो, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ना ये भी इधर प्रोटेक्टिव लेयर को ख़राब करता है और एसिड को पेनिट्रेट करने में रोल प्ले करता है, इसीलिए ये अल्सर्स कॉज कर रहा होता है। तो पेप्टिक अल्सर्स के कॉज दो मेन कॉज हैं, एनसेड्स और ये। आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर टेक्स्ट के अंदर चूरी में उन्होंने लिखा हुआ है नॉन एनसेड पेप्टिक अल्सर्स। तो नॉन एनसेड पेप्टिक अल्सर्स का क्या मतलब है? वो अल्सर्स जो कि एच पाइलोरी से हो रहे हैं, क्योंकि ये दो ही मेन कॉज होते हैं इसके। सही हो गया। तो ये हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम एक एक कैटेगरी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वो आते हैं जो हमने वीक बेसिस दिए थे, उनका नाम था एंटासिड्स। सही हो गया बात। तो ये वीक बेसिस होते हैं, ये जब जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनके प्रोटॉन्स जो हैं वो लुमेन ऑफ गट में जाएंगे और वहाँ पे जाके डायरेक्टली उसको एसिड को अपने साथ न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसका। मुख्तलिफ एंटासिड्स आते हैं हमारे पास। उन मुख्तलिफ एंटासिड्स में क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं? एक तो उनकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है और दूसरा स्टूल की कंसिस्टेंसी पे उनके इफ़ेक्ट्स। ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अतबार से कुछ तो ऐसे हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं। जाहिर बात है अगर कोई एंटासिड एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ स्टमक के अंदर इफेक्ट्स चाह रहे हैं ना। अगर वो ब्लड में जा रहा है तो फिर हमारे किस काम का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए हम इनको इतना पसंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाओ, ये वाले हमने यूज़ ही नहीं करने। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होते, तो ये इस हिसाब से बड़े अच्छे हैं। सही है। इन दोनों का स्टूल कंसिस्टेंसी पे क्या इफेक्ट होता है? यार एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम की खिड़कियां भी होती हैं। एल्यूमिनियम तो आप वाकिफ़ होंगे ही, बड़ी एक सॉलिड सी चीज़ है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्टूल्स को सॉलिड कर देता है, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। सही होगी बात। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज डायरिया। मेरे ख्याल से एंटासिड्स की पूरे टॉपिक में अगर कोई बात इंपॉर्टेंट है ना तो वो यही है कि आपको पता हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज डायरिया। कंफ्यूज नहीं होना आपने। कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एल्यूमिनियम एक सॉलिड चीज़ है। एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ भी बनी हुई होती हैं। एल्यूमिनियम की बहुत सारी इस तरह की सॉलिड चीज़ें होती हैं, तो वो स्टूल्स को ज़्यादा सॉलिड कर देता है, यानी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देता है। सही हो गया। और ये दोनों आपको जेल में होना चाहिए, ये दोनों एब्जॉर्ब नहीं होते स्टमक में से, इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होंगे। जो बाकी हैं आपके पास बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट वाले हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं करते। इतनी बात काफ़ी थी हमारे पास एंटासिड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अच्छा जी, आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर हम एसिड की प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो दो तरह के ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। एक होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरे होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सही होगी बात। अच्छा, आपको पता है रानी जो होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है और वो मशहूर होती है अपनी नज़ाकत के लिए। ठीक है। तो या रानी का जो टाइम होता है, जो रजीम होती है, वो नज़ाकत के लिए बड़ी मशहूर होती है। तो आप कह सकते हो रानी का टाइम इज़ फेमस फॉर नज़ाकत। सही होगी बात। तो ये आपको बेसिकली H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम याद करवाने के लिए था। रानी आपको याद हो जाएगा रैनाटिडीन, टाइम से याद हो जाएगा साइम सिमेटिडीन, फैम से याद हो जाएगा फैमोटिडीन और नज़ाकत से याद हो जाएगा निज़ैटिडीन। बस सबके आगे आपने टिडीन लगा देना है। ठीक होगी बात। टिडीन लगाई दो तो रैनाटिडीन, सेमेटिडीन, फैमोटिडीन, फेमस FOMO भी कर सकते हैं, फैमोटिडीन और निज़ैटिडीन। ठीक होगी बात। तो ये तो नाम हो गए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसके नाम से जाहिर है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका मतलब है H2 क्या मतलब? हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। असल में ना हिस्टामीन के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक H1 रिसेप्टर्स भी होते हैं। H1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पास मेनली एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह में। ठीक है। तो ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो आप खाते हो एलर्जी में, वो लोराटिडीन हो गया और फेक्सोफेनाडीन, वो फेक्साडी वगैरह नहीं खाते जुकाम वगैरह में और इस तरह की चीज़ों में, वो होते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? बेसिकली आपकी स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन्स और गैस्ट्रिन। लिपिन कॉर्ड के मुताबिक ये तीन चीज़ें मेन रोल प्ले कर रही होती हैं एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। हिस्टामीन, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन। सही होगी बात। हिस्टामीन के इफेक्ट को रोकने के लिए आ गए हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारे टिडीन वाले। सही।
अगर एसिटाइल कोलिन एसिड प्रोडक्शन करवा रहा है, इसका मतलब है अगर हम एसिटाइल कोलिन को कम करेंगे तो भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स होते हैं वो भी आपके पास कहीं ना कहीं एसिडिटी में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये बात मिनी कार्डिज़म में तो मुझे नहीं मिली, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एंटी मस्क्रीनिक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। यानी कि अगर आपको कहना नेम द ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या एसिड पेप्टिक डिजीज़, तो आप उसमें एंटी मस्क्रीनिक भी नाम लिख देना, आपकी लिस्ट लंबी हो जाएगी, नंबर इंशाल्लाह आपके अच्छे आ जाएंगे। ओके हो गया, ये ऐसी डिप्रेसिव वाली बात है, बस एक साइड पर नोट कर लो कि एंटी मस्क्रीनिक्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ऑल राइट, मजीद अगर हम देखें यहाँ पे H2 रिसेप्टर के बारे में उन्होंने क्या बातें बताई हैं, तो भाई अब आजकल इनकी कुछ टॉक्सिसिटीज़ की वजह से, वैसे तो बड़े अच्छे ड्रग्स हैं ये, लेकिन इनकी कुछ टॉक्सिसिटीज़ की वजह से हमने दूसरे ड्रग्स जैसा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। लिपनकॉर्ट के मुताबिक, मैं इसलिए लिपनकॉर्ट को रेफर करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है GIT, तो वहाँ से भी चीज़ें देख के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा बातें जो है वो हमारी मिस ना हो। लिपनकॉर्ट के मुताबिक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एसिडिटी को 70% तक ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो 90% तक एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आप देखते हैं 70% तक ख़त्म हो जाता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। और आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में, कहीं ना कहीं किया हुआ है, 90% मुझे मिल नहीं रहा, बस मेरी बात पे आप यकीन कर लें। चलो एनीवेज, ठीक है, तो इसका मतलब है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और अगर टॉक्सिसिटी देखी जाए तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की कम होती है। इसलिए ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं इनको अब अक्सर यूज़ हमने छोड़ दिया है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर किसी ड्रग को उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हमने यूज़ करना छोड़ दिया है तो याद रखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं ब्लड कोएगुलेशन बारे में बात करूं तो वॉरफेरिन जो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हमने उसको यूज़ बहुत कम कर दिया है ना, तो एग्जाम में अक्सर वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी का सवाल आएगा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी का सवाल आएगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का सवाल आएगा। वेरी सिमिलरली जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं इनको भी हमने काफ़ी कम कर दिया ना, तो इनकी टॉक्सिसिटी का सवाल आता है। लेकिन मिनी कैर्डज़म ने कह दिया है कि H2 एंटागोनिस्ट हमने चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। और आप चैप्टर पढ़ते हुए कहेंगे यार अब मैं क्या दूसरा चैप्टर खोलूँ, आप उनको डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर में सवाल आ जाएगा टॉक्सिसिटी ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आप कहेंगे यार ये तो मिनी कैर्डज़म में लिखा हुआ ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी याद करने के लिए हमारे पास आसान सा निमोनिक है, निमोनिक है जी डेक। ठीक हो गया, D स्टैंड्स फॉर ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, जो कि बड़े शदीद किस्म के होते हैं। सिमिटिडीन जो होता है ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है। इसका मतलब है अगर सिमिटिडीन के साथ किसी बंदे ने वॉरफेरिन खा ली, तो चूंकि वॉरफेरिन साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वॉरफेरिन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वॉरफेरिन के बंदे को ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये सिमिरिडीन का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि वॉरफेरिन के साथ ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो डी से तो ये हो गया। ई स्टैंड्स फॉर एंडोक्राइन इफेक्ट्स। एंडोक्राइन इफेक्ट्स में मैं आपको फर्दर बताऊं तो ये एंटी एंड्रोजन होते हैं। अब अगर एंटी एंड्रोजन है तो ये यानी कि नस्वानियत कॉज करते हैं, जिसका मतलब है ये गैलेक्टोरिया और गायनेकोमैस्टिया कॉज करते हैं। मर्दों की चेस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, गायनेकोमैस्टिया जिसको कहते हैं हम, और गैलेक्टोरिया का मतलब ये होता है कि चेस्ट में से मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स आपके पास सिमिटिडीन कॉज कर रहा है। ये गैलेक्टोरिया इंपॉर्टेंट है यार, MCQ वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सिमिटिडीन गैलेक्टोरिया और गायनेकोमैस्टिया कॉज कर रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। C स्टैंड्स फॉर CNS इफेक्ट्स। CNS इफेक्ट्स में फर्दर C स्टैंड्स फॉर कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन कॉज करता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कॉज करता है। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। K स्टैंड्स फॉर, देखो वो ड्रग्स जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिटी ज़रूरी है उनकी एब्जॉर्प्शन का तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा क्योंकि इसने एसिडिटी ख़त्म कर दी है। तो कीटोकोनाजोल एक ऐसा ड्रग है जिसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी इफेक्ट हो जाती है इसकी वजह से। अगर आप मेरे से पूछें कि देखो अगर क्वेश्चन आता है ना कि आपने टॉक्सिसिटी लिखनी है, तो उसमें तो आप 4-5 लिख देंगे, बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, टीचर खुश हो जाएंगे, सही। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसी टॉक्सिसिटी है जो कि वाइवा में वैसे भी टीचर पूछ सकते हैं, या जो आपको ना आती हो तो शर्मिंदगी की बात है, या जो MCQ में भी आ सकती है, तो वो दो हैं। एक इसके ड्रग इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे इसके एंडोक्राइन इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गायनेकोमैस्टिया और ये वाली बात चीज़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारी बातें मिनी कार्ड में नहीं लिखी हुई, नोट कर लें। नेक्स्ट आते हैं हम एसिड को कम करने वाले जो ड्रग्स हैं उनका नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नाम कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? ड्रग के नाम है ओमेप्राजोल,
उसी से मिलता जुलता नाम है एस ओमेप्राजोल। फिर आता है लैंसोप्राजोल, और फिर उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है डेक्स लैंसोप्राजोल। इसी तरह पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। बस जो प्राजोल प्राजोल आएगा ना वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रा लग रहा है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। प्राजोल, तो थोड़ा नाम आप रिलेट कर लेंगे तो याद करना चीज़ों को आसान हो जाएगा आपके लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका नाम से जाहिर है, प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट कर रहा है। यानी स्टमक जो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है उसके अंदर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वो हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर रहे होते हैं, पोटेशियम अंदर जा रहा होता है। एनीवेज, तो इसको इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर देगा आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। बाय द वे, ये जो ओमेप्राजोल है ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। एक गोली नहीं होती राइजेक, फार्मेसी में बहुत देखी होगी आपने, और ये राइजेक बेसिकली ओमेप्राजोल होती है। और ये ऐसा ड्रग है जो कि अक्सर आप हॉस्पिटल में जाकर देखें तकरीबन हर मरीज़ को उन्होंने लिखी हुई होती है। जिस मरीज़ को भी 2-4 फालतू दवाइयाँ दे रहे होते हैं उसको राइजेक ज़रूर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अच्छी बात है या बुरी बात है ये अलग बात है, छोड़ो इसको। तो एनीवेज जनाब, ये आपके पास डिफ्यूज़ कर देंगे पैराइटल सेल कैनालिकुलाई में। पैराइटल सेल्स वही सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली एसिड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जाके इन्होंने कंसनट्रेट हो जाना है। कंसनट्रेट होकर प्रोटॉन पंप्स को इन्होंने इनहिबिट कर देना है। तो थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो वो बता रहे हैं कि इसकी जो ओरल फॉर्मुलेशंस होती हैं वो कोटेड होती हैं ताकि स्टमक के अंदर ये बेसिकली, ये पता है ऐसे ये डायरेक्टली एक्ट इतना नहीं करते, ये एब्जॉर्ब होके तो जाके बेसिकली जाके काम करेंगे, ठीक है। जैसे एंटासिड्स तो थे ना, हम कहते थे यार ना ये एब्जॉर्ब हो तो बेहतर है क्योंकि उन्होंने इधर ही डायरेक्टली काम कर छोड़ना है। तो पीपीआई ऐसे नहीं है, पीपीआई ने एब्जॉर्ब होना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की स्टमक के अंदर कहीं ये ना हो कि गोली घुल मिल जाए, क्योंकि स्टमक में तो ऑप्शन ही नहीं होती ना खास। तो हम इसकी एंटायरेक्ट कोटेड देते हैं ताकि वो यहाँ से बचा के चली जाए और ड्यूडेनम में जाके एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे आके एसिडिटी को कम कर सके। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से कहेगा शाबाश चलो एसिडिटी कम करो, चलो उनको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी। सही होगी बात। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन के बाद वो बता रहे हैं कि रैपिड मेटाबोलाइज हो रही हैं, हाफ लाइफ उनकी 1 से 2 आवर्स है, लेकिन वो 1 से 2 घंटे के अंदर ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को फारिग कर चुकी होती हैं, इसलिए इनका इफेक्ट तकरीबन 24 घंटे तक चलता है। क्यों? क्योंकि पहले बात डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक उसको डैमेज ये कर देते हैं, इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर दिया। इसका मतलब जब नए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बनेंगे तब जाके ही इसका इफेक्ट खत्म होगा। तो इसका इफेक्ट तो इंटरेस्टिंग बात है ना, देखो हाफ लाइफ 1 से 2 आ रहा है लेकिन इफेक्ट तकरीबन 24 घंटे रह रहा है। ओके होगी बात। अच्छा, अब वो ये बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोर इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट फॉर GERD। मैंने पहले आपको बताया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 90% H खत्म कर देते हैं, जबकि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 70% खत्म कर रहे थे। तो इसलिए अब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा यार, इंडिकेशंस पहले हमने डिस्कस नहीं की। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किस किस बीमारी में यूज़ होते हैं? GERD के लिए इफेक्टिव हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए इफेक्टिव हैं, और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के लिए इफेक्टिव हैं, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस या स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स के लिए भी इफेक्टिव हैं। तकरीबन इन्हीं चीज़ों के लिए पीपीआई भी इफेक्टिव होते हैं। अलबत्ता पीपीआई के कुछ मज़ीद अच्छे यूजेस भी हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे उन्होंने एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बिल्कुल थोड़े से देखो कैसे बताया गया। प्रोटॉन इनहिबिटर कम मतलब बहुत कॉमन नहीं है इसके एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूड डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक। क्रोनिक ट्रीटमेंट के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हाइपरगैस्ट्रीनिमिया भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन इतनी फिक्र की बात नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि अगर गैस्ट्रन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू, हाइपरगैस्ट्रीनिमिया क्यों कॉज होगा? नेचुरल सी बात है। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए, उन्होंने आके ये जो है ना प्रोटॉन पंप्स, सोडियम से जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप्स हैं उनको ना सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब वो इतने सप्रेस हुए कि स्टमक ने कहा यार हमारी तो सारी फैक्ट्री तबाही हो गई है। तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है कि यार प्लीज़ कुछ एसिड रिलीज़ करो। गैस्ट्रिन को क्या पता कि वो जो एसिड की फैक्ट्री हैं वो बेचारियाँ सील की हुई हैं आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ने आके। वो कहता है यार पता नहीं शायद मैं ही ज़्यादा सुस्त पड़ गया हूँ। वो और गैस्ट्रिन रिलीज़ किया जाता है और गैस्ट्रिन रिलीज़ किया जाता है, तो गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, इसलिए हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो गया है। तो ये तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हाइपर गैस्ट्रिनीमिया को कॉज कर देते हैं, क्योंकि गैस्ट्रन बेचारा परेशान होता है कि यार शायद मेरे कसूर है, मैं कोई सुस्ती कर रहा हूँ। उसको बेचारे को क्या पता है कि आगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर तो प्रोटॉन पंप्स के ऊपर तो पीपीआई आके लग गए हैं। ऑलराइट यार, देखो अब अगर सवाल आता है टॉक्सिसिटी का, तो ये एक लाइन तो शायद आप ओवरलुक कर जाएं, तो मैं आपको टॉक्सिसिटी याद करवाने के लिए एक छोटा सा निमोनिक बता जाता हूँ। टॉक्सिसिटी याद करना बहुत, मतलब आप अगर लंबा आंसर लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉक्सिसिटीज़, लेकिन चलो बातें पता हों तो अच्छी बात है। निमोनिक है जी कि भिंडी पका, आज हमें भिंडी पकाने की ज़रूरत है।
बी स्टैंड्स फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। इन्होंने एसिड का प्रोग्राम बांट दिया है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। H स्टैंड्स फॉर हेडेक। I स्टैंड्स फॉर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। अब देखो यार, ये तो मुझे इंपॉर्टेंट बात लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मिनी गार्ड ने नहीं लिखी हुई ये बात। N stands for nausea, D stands for diarrhea, P stands for pneumonia, pneumonia भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहरहाल। C stands for क्लोपिडोग्रा के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, क्लोपिडोग्रा की कंसंट्रेशन को ये कम करने में रोल प्ले करता है। और C stands for कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन को ये इफ़ेक्ट करता है, उसके लिए हम दूसरे कैल्शियम का सप्लीमेंट्स खा सकते हैं। ये बात उन्होंने लिखी हुई है जी, कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम सिट्रेट सही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ही ले इसकी टॉक्सिसिटीज तो आप आराम से भिंडी पका बता देंगे। ऑल राइट, अब ये देखो उन्होंने कहा है पेशेंट्स विद प्रोटोनोफिलिटिस मे हैव स्मॉल इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी एंड एंटेरिक इन्फेक्शन। बस छोटी सी बात करके निकल गए, रेस्पिरेटरी एंड एंटेरिक इन्फेक्शन कहकर निकल गए। ओ ये भिंडी, ये तो भिंड रह गया, भिंडी कहना था मैंने। ये आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल। सही होगी बात। तो ये देखो टॉक्सिसिटी, ये भी सारी टॉक्सिसिटी लिखी हुई है उन्होंने। ये मैंने कहा ना, निमोनिया, एंटेरिक इन्फेक्शंस कौन सी हैं, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल, उसकी वजह से डायरिया होता है। तो तकरीबन ये वाली बातें मिनी कार्डियम में भी लिखी हुई हैं, लेकिन आपको लगेगा यार मिनी कार्डियम में खास टॉक्सिसिटीज थी नहीं और टीचर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ऑलराइट, अच्छा ये ज़रा इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे हमारे पास, खासतौर पे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, PPI, ये ज़रा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थे। बाकी सुक्रोफेट, मिसोप्रोस्टोल, कोलॉइड बिस्मथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पढ़ते हैं जी सुक्रोफेट को। हम सुक्रोफेट के बारे में कह रहे हैं, एक तो है क्या, एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट, स्मॉल है, सोलेबल है। इसका काम क्या होता है, ये बाइंड कर जाता है इंजर्ड टिश्यू पे, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा है। मैंने पहले बताया था सुक्रोफेट और बिस्मथ सल्फोनेट आपके अल्सर वाली जगह को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास प्रोटेक्ट करता है, अल्सर बेड को प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है वहाँ पे, और इसको खुद भी एक्टिवेट होने के लिए मेरे ख्याल एसिड की जरूरत होती है। 2 सेकेंड, हम अगर दूसरी बुक से भी रेफर कर लें तो ये समझना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा एनीवेज जी, तो उन्होंने ये बात की है कि देखिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एसिडिक पीएच फॉर एक्टिवेशन, सुक्रोफेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद PPI और H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो अगर आपने दूसरे एसिड को कम करने वाले ड्रग्स दिए हुए हैं तो उसके साथ सुक्रोफेट को खास फ़ायदा देगा नहीं। इसका मतलब है सुक्रोफेट को अकेले ही देना चाहिए। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि सुक्रोफेट बेकार ड्रग है, क्योंकि आमतौर पे हम अकेले ड्रग्स नहीं देते ना, आमतौर पे हम कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं। तो सुक्रोफेट को ये कॉम्बिनेशन के लिए तो इतना अच्छा है नहीं, तो फिर क्या फायदा सुक्रोफेट का। और एक और नुकसान ये भी है कि 4 टाइम्स डेली इसकी डोज देनी पड़ती है, बहुत जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो कौन पेशेंट बेचारा 4 दिन, मतलब इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, बस कहने का मतलब यही था। आगे चलते हैं मिसोप्रोस्टोल की तरफ, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है। ये भी म्यूकोजल प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, एसिड की सिक्रीशन को कम करता है। ख़ास तौर पे जो NSAID से कॉज होने वाले अल्सर होते हैं उनके अंदर ये मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन नुकसान इसका ये है कि इसकी भी मल्टीपल डेली डोजें चाहिए होती है, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जो बंदा इतने अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता। एक और बात देखो, उन्होंने कहा इट इज़ डिस्कस फर्दर इन चैप्टर 18। आप चैप्टर 18 तो खोलेंगे नहीं, मैं आपको एक अहम बात बता देता हूँ भाईजान। मिसोप्रोस्टोल इज़ एन एमरजेंसी एबॉर्टिव। किसी ने फ़ौरन एबॉर्शन कॉज करनी हो ना तो उसको मिसोप्रोस्टोल देते हैं। अब सोचो एक प्रेग्नेंट फीमेल आई, वो कहे जी दिल घबरा रहा है, वो तो घबराता ही है, ज़ाहिर सी बात है, और इंसान उसको दे दे मिसोप्रोस्टोल एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, वो दिल क्या घबराना था बेचारी की, और फ़ौरन एबॉर्शन हो जाएगी। तो मिसोप्रोस्टोल इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये इसके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंट अहम वाली बात है जो कि मिनी गाइडलाइन ने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ऑलराइट जी, आगे आते हैं जी कोलॉइड बिस्मथ की तरफ। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट भी कहते हैं। ये भी मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के थ्रू काम कर रही है, लेकिन मेन मैकेनिज्म इसका भी वही है, प्रोटेक्टिव कोटिंग वाली बात है। किस तरह काम कर रही है जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स जो कि एंटीबायोटिक ने करने थे, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो तो पहले भी बात कर ली हमने, और एंटेरोटॉक्सिन को भी ये कम करती है। डन होगी बात। उसके अलावा अगर किसी को बहुत डायरिया हो रहा है, ये उसको भी ट्रीट करने में काम आएगा, क्योंकि इट रिड्यूसेस स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिटी। तो यार अगर ये डायरिया को ट्रीट करने में काम आ रहा है तो इसका मतलब है आगे जाके जब हम ड्रग्स फॉर एंटी डायरिया पढ़ेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स पढ़ेंगे, वहाँ भी शायद कहीं ना कहीं इसका रोल हो। तो ये चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रख लिया करें आप। आगे चलते हैं जनाब। एक और इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज के बारे में ये है कि बिस्मथ कॉजेज ब्लैक स्टूल्स। यार बड़ी अहम बात है।
अगर एमसीक्यू में उन्होंने कहा बंदे को ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं तो वो ज़हन में रखना है कि भाई ये बिस्मत की वजह से हैं, बिस्मत सबसैलिसाइलेट ब्लैक स्टूल्स कॉज करता है। अहम बात है, बहुत ही अहम बात है। ओके हो गया। आगे आता है जी एंटीबायोटिक्स की तरफ। चूंकि मैंने आपको बताया कि अक्सर एच पायलोरी इन्वॉल्व होती है अल्सर्स के अंदर, इसलिए एच पायलोरी को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अब है जी जादू आपकी मिनी कैटसन का, कि वो एक लाइन में बहुत बड़ी बात कर जाती है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है वन रेजिमेंट ऑफ चॉइस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्लस अ कोर्स ऑफ क्लोरिथ्रोमाइसिन एंड अमॉक्सिसिलिन। ये बेसिकली ट्रिपल थेरेपी कहलाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एसिड पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए ट्रिपल थेरेपी क्या है। तो अब ये ड्रग्स के नाम अगर आपको याद ना हो रहे हों तो आप सिंपल याद रख लो कैप, यानी कि टोपी। ठीक है जी, क्लोरिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन और पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये तीनों जो हम देते हैं इसको कहते हैं ट्रिपल थेरेपी। ठीक है। और एक और थेरेपी होती है जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग आप कह सकते हो, और वो है आपके पास क्वाड्रपल थेरेपी, यानी उसके अंदर 4 ड्रग्स देते हैं हम। क्वाड्रपल थेरेपी कौन कौन से 4 ड्रग्स देते हैं याद करने के लिए नमूने के आपके पास मेट्रो बस का पोलिंग स्टेशन, मेट्रो बस पोल। ठीक है बाद एम स्टैंड फॉर मेट्रोनिडाजोल, मेट्रो तो आपको याद हो जाना चाहिए। टी स्टैंड फॉर टेट्रासाइक्लिन्स, बी स्टैंड फॉर बिस्मथ सबसैलिसाइलेट और पी स्टैंड फॉर पीपीआई। यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोनों में थे, दोनों में 2-2 एंटीबायोटिक्स दिए हमने। और बता यहाँ पे हमने मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन दी है, यहाँ पे हमने क्लोरिथ्रोमाइसिन और अमॉक्सिसिलिन दी थी। अच्छा, इधर भी अगर कोई बंदा अमॉक्सिसिलिन नहीं सही से मतलब उसकी कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ रही, एलर्जी वगैरह आ रही है, तो आप उसको मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो। सही है। तो बार हुआ या क्या, क्वाड्रपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी, ये दोनों किस लिए होते हैं, आपके पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक होगी बात। इवन जो आप प्रेस्क्रिप्शन फार्मा की प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखेंगे उसके अंदर भी ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रपल थेरेपी आप लिख रहे होते हैं, उनकी फिर आगे डोजेस भी आप लिख रहे होंगे। तो कैप और मेट्रोबस पोल, ये बात आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।